हम डिस्कस करते हैं बायोट सैवर्ट लॉ को। यहाँ एक वायर कंसिडर कर लीजिए जिसमें से करंट पास हो रहा है। इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ ये आ गया डीएल, लेकिन जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में मैं इस छोटे से एलिमेंट को वेक्टर फॉर्मेट में मॉडिफाई कर देता हूँ और यह आ गया डीएल बार। इस छोटे से एलिमेंट से कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं तो थंब की डायरेक्शन में अगर करंट दिखाओ तो ये मेरी जो फिंगर्स है इस पेपर के राइट में अगर मैं देखूंगा तो कुछ इनवर्ड जाते हुए दिखेगी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर, देखिए वायर ये इस पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक जो पार्ट है राइट है, एक पार्ट जो है लेफ्ट में। अगर थंब करंट की डायरेक्शन में दिखा दूं मैं तो फिंगर्स यहाँ पेपर के इस साइड में इनवर्ड आ जाएगी। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उस छोटे से एलिमेंट की वजह से, दैट इज डीबी बार। ओके, तो ये डीएल बार जो वेक्टर मैंने छोटा सा लिया है, छोटा सा एलिमेंट जो लिया है, वहां से लेकर जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वहां तक मैं एक वेक्टर दिखा दूंगा और उसे बोल दूंगा आर बार। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ये डीएल बार जो वेक्टर है इसने उस पोजीशन वेक्टर के साथ में एंगल बना लिया थीटा। सो अकॉर्डिंग टू बायोट सैवर्ट लॉ, वॉट एवर मैग्नेटिक फील्ड वी हैव गॉट हियर दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो कि करंट इसमें से पास हो रहा है। सेकेंडली, दैट डीबी इज प्रोपोर्शनल टू दैट स्मॉल एलिमेंट, दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और एक बात, जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट एलिमेंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं तो dB प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लेते हैं यहाँ पर dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ इसे हम वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और वेक्टर फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, dB बार इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है, dl बार क्रॉस अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर आर कैप तो नीचे मैं लिख दूंगा जो आर स्क्वायर यहाँ पर था वो आर स्क्वायर एज इट इज में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर डीएल बार क्रॉस आर कैप, क्योंकि हमें पता होता है आर बार इज इक्वल टू आर कैप। तो आर कैप का मतलब हो गया आर बार डिवाइडेड बाय आर। तो इसी फॉर्मेट को देखिए, ये तो डीएल बार क्रॉस आर बार है। आप मान लो यहाँ पर ये जो डीएल बार दिख रहा है मुझे, डीएल बार और आर कैप अगर इस डायरेक्शन से मैं ले लूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनता है वो समझ लो। अगर मैं डीएल बार से लेकर, देखिए डीएल बार ऊपर है, ठीक है, ये डीएल बार है और यहाँ पर आर कैप है, तो डीएल से लेकर अगर मैं आर कैप तो जाता हूँ राइट हैंड का इस्तेमाल करके, तो डीएल बार क्रॉस आर बार अगर लिखता हूँ, या फिर आर कैप दे रहा था वहाँ पे, तो डीएल बार क्रॉस आर कैप अगर आप लिखते हो तो आपका जो थंब होगा वो पेपर के अंदर चला जाएगा। तो ये जो है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मिलाकर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई उसकी डायरेक्शन हमें मिल रही है। तो इसका इस्तेमाल मैं भी करूँगा और dB बार कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पर लिख दूंगा मैं आई डिवाइडेड बाय आर क्यूब। क्यों लिखना है, तो देखिए आर कैप इज आर बार बाय आर, तो अंदर आ जाएगा डीएल बार क्रॉस आर बार। ये कुछ तरीके हमारे पास है जिसकी हेल्प से हमें बताते आता है कि विद द हेल्प ऑफ बायोट सैवर्ट लॉ आप मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो एक थियरम हो गया, ये तो एक लॉ हो गया। इसका इस्तेमाल हमें कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए करना पड़ता है। हम फिलहाल जो लेक्चर्स ले रहे हैं, जो कंडक्ट कर रहे हैं लेक्चर फिलहाल के लिए, वो MHT CET के हिसाब से है, उसके अनुसार है। तो हम कुछ कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट पर ही काम करेंगे, कुछ स्पेसिफिक पार्ट पर ही काम करेंगे, जिसका रिजल्ट आपको फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, MCQ सॉल्व करते समय आ सकेगा। तो उसकी हेल्प से जो अभी बायोट सैवर्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ लार्ज लेंथ अगर लेता हो
तो यहाँ पर मैं लार्ज लेंथ ले लेता हूँ और इसमें से करंट पास हो रहा है, ये करंट पास हो रहा है। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला भी पहले तैयार कर देता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है और कोई फाइनाइट अगर वायर होती है, अगर ये वायर फाइनाइट होती, ये आर डिस्टेंस पर मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से लेकर एक वायर की एंड तक देखना है। मान लीजिए यहाँ पर एंगल तैयार हो रहा है अल्फ़ा, इसी पॉइंट से वायर की आप दूसरी एंड भी देख लो और यहाँ पर एंगल बना लेते हैं हम लोग बीटा। मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है यहाँ पर, उसका फॉर्मूला दे देता हूँ मैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर कंसिडर करते हैं कि वेरी लार्ज लेंथ, तो लार्ज लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, इसी वायर को अगर मैं देखता हूँ तो ये पॉइंट इनफाइनाइट तक जाएगा और ये पॉइंट भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैं यहाँ से अगर इस एंड पॉइंट को देखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर एंगल तैयार हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके साथ वाला एंगल जो तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार मिलने वाली है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर, और साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये तो 2 हो जाएगा। फाइनली बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आप याद रखो, इसका इस्तेमाल होता है, या फिर इसी फॉर्मूले को b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये ध्यान में रखना थोड़ा सही हो जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होता है, उसकी वैल्यू 10⁻⁻7 हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है CET के लिए। उसके बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, अगर उसके बारे में बात करें तो कंसीडर कर लीजिए कि काफ़ी लॉन्ग वायर मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिए, इसमें से करंट पास हो रहा है, उसी को पैरेलल और दूसरी वायर में कंसीडर कर लेता हूँ। अभी इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो लाइक करंट होता है और दूसरा अनलाइक करंट होता है। लाइक करंट और अनलाइक करंट, यहाँ पर दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको हम कह देंगे लाइक करंट। देखिए दोनों के लिए जो रिजल्ट मिलने वाला है, जो फोर्स हमें मिलने वाला है, वो फोर्स का फॉर्मूला सेम ही मिलने वाला है, सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन इसमें हमें बात करनी होगी। तो अगर दोनों वायर में से सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है तो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि वायर तो इनफाइनाइट काफ़ी लंबी वायर है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ही डिफाइन किया जाता है, दैट इज इक्वल टू एफ। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए डिस्टेंस है a, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई a, या फिर म्यू नॉट बाय 4 पाई और ट्वाइस ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाय, आप a यहाँ पर रख सकते हो। चलिए अभी फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो वायर है इसने खुद के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तैयार की होगी इस तरीके से। तो राइट में अगर आप देखोगे तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इसने बना ली है हर तरफ। तो ये जो वायर सेकंड वायर है, ये फर्स्ट ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई उसमें है। तो फर्स्ट ने मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाई उसका फॉर्मूला तो आपके पास आता होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस आ गया। अभी देखिए सेकंड जो वायर है, जिसमें से मान लीजिए करंट I2 है और ये करंट I1 जो मैं बताने का रह गया था यहाँ पर, तो I2 करंट अगर है, तो अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करता हूँ तो FBI, तो आप स्क्रीन की तरफ देख के काम कीजिएगा। यहाँ पर FB अंदर आ गया, करंट ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा, तो फोर्स जो है वो अंदर की तरह यहाँ पर बन रहा है, तो फोर्स आ जाएगा अंदर की ओर। उसी तरीके से जो सेकंड वायर है उसमें से जो करंट पास हो रहा है, तो सेकंड वायर में से जो करंट हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मतलब यहाँ लेफ्ट वायर जो होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड तैयार हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, FBI, B आउटवर्ड है, करंट ऊपर जा रहा है तो फोर्स अंदर की ओर आएगा। देखिए मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में तो बहुत क्लियरली आपको बता दिया था कि
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए अभी मैं सीईटी के अनुसार बात करूँगा, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों वायर्स होगी उनके बीच में होगा अट्रैक्शन। तो ये लाइक करंट के लिए हो गया। उसी तरीके से आप अगर अनलाइक करंट के लिए बात करते हो, अनलाइक करंट मतलब एक वायर में से करंट ऊपर जा रहा है, दूसरी में से नीचे आ रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही बात बनेगी, दो वायर के बीच में रिपल्सिव फोर्स मिलेगा और फॉर्मूला जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला वो यही मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपको और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो अभी बनाई जाती है वो ये बनाई जाती है कि दो अगर वायर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पैरेलली, जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, मतलब ए की वैल्यू में 1 मीटर ले लेता हूँ, और अगर 1 मीटर है तो देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0/4π मतलब 10⁻⁻⁷ ट्वाइस ऑफ I1 इंटू I2, तो मैं 1 × 1 ले लेता हूँ और डिवाइडेड बाय जो A है दैट इज ऑल्सो 1। तो F इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो एम्पियर वाली डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनती है, current passing through the wire is said to be of 1 ampere if those two wires are placed 1 meter apart and produces a force per unit length of 2⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो जो करंट पास हो रहा है उस करंट को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया 1 एम्पियर। ये एक स्टैंडर्ड नई डेफिनेशन जो है एक्सेप्टेड है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये नंबर जो होगा नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद सर्कुलर वायर इन द फॉर्म ऑफ आर्क एट द सेंटर, इसके लिए भी एक बहुत ही बेहतर फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये सेंटर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो ये जो आर्क दिख रहा है यहाँ पर विद सेंटर कितना एंगल तैयार कर रहा है, बस उस पर आपको ध्यान देना है, इस पर आपको ध्यान देना है। और फॉर्मूला आ जाएगा μ0/4π I डिवाइडेड बाय इसकी जो रेडियस बनती है वो रेडियस, और यहाँ पर आपको देना है थीटा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल आप कंसिडर कर लेते हो, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई। अगर थीटा की वैल्यू पाई बना देता हूँ मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना बनने वाला है इस आर्क की वजह से, एट द सेंटर, ये एट द सेंटर के लिए ही हमें मिलने वाला है। तो कितना बनेगा एट द सेंटर? तो देखिए ऐसे करंट पास हो रहा है तो इनवर्ड है, आपका थंब जो है वो इनवर्ड है, तो इनवर्ड के लिए हम लोग क्रॉस दिखाते हैं। μ0/4π I डिवाइडेड बाय आर, और थीटा की वैल्यू हर वक्त देखिए 180 डिग्री नहीं लेना है आपको, पाई रेडियन में ही लेना है, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा μ0 I डिवाइडेड बाय 4r। अगर पूरा के पूरा सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप यहाँ पर थीटा एंगल जो बन रहा है अंदर के अंदर वो 2π बन रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल आ जाएगी μ0/4π I डिवाइडेड बाय r, और थीटा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2π, ये 2π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, सॉरी b इक्वल टू देन μ0 I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r। इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद रखने होते हैं और इस पर ही काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये फार्मूला, उसके पहले वाला जो फार्मूला था वो दोनों इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग ले लेते हैं, एक रिंग ले लिया या फिर एक लूप ले लिया जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, इसको मान के चलता हूँ ये r है और ये x डिस्टेंस पर है, और ये जो होगा ये स्मॉल r हो जाएगा, जिसको मैं √r² प्लस x² बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होने वाली है वो होने वाली है μ0 NI r² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r² प्लस x² पावर 3/2, μ0 NI r² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r² प्लस x² पावर 3/2। इसमें मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट अगर कर देता हूँ, क्या करता हूँ देख लो, तो μ0 डिवाइडेड बाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4π और ऊपर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 2π। ये समझ में आ रहा होगा आपको। NI r² डिवाइडेड बाय ये जो है r² प्लस x² का पावर 3/2 एज इट इज़ लिख देते हैं। देखिए पाई और r² अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर पाई r² का मतलब हो जाएगा एरिया,
सो म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस एन आई, और पाई आर स्क्वायर का मतलब मैं एरिया लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और इसके पहले मैंने आपको बताया है कि म्यू बार जो होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, वो होता है NIA। तो फाइनल फार्मूला जो है, अच्छा मैग्नीट्यूड में मुझे देना है तो मैं मैग्नीट्यूड में म्यू लिख दूंगा यहाँ पर, म्यू इज इक्वल टू NIA। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इस पर हालांकि काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, तो ये सिर्फ फार्मूला आप ध्यान में रख लीजिए। और कई बार टेक्स्ट बुक में होता क्या है कि इंस्टेड ऑफ म्यू एम, डाइपोल मोमेंट के लिए एम इस्तेमाल किया जाता है। तो B इज इक्वल टू आ सकता है म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये एक फार्मूला हो गया। चलिए फिर समझते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। इसमें भी काफ़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन आ सकेंगे इस पर। समझ लो कि ऐसी एक वायर है जिसमें से करंट ऊपर जा रहा है, दूसरी वायर है जिसमें से करंट ऊपर जा रहा है, और तीसरी वायर जो है जिसमें से करंट नीचे आ रहा है। उसके सराउंडिंग में मैं एक इस तरीके से लूप इमेजिन कर लेता हूँ। तो इन तीनों वायर, जैसे इसमें से करंट I1, I2 और इसमें से करंट पास हो रहा है I3। इसको अगर मैं ऊपर से देखूँ तो ऊपर से मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। I1 जो करंट ऊपर आ रहा है, I2 जो करंट ऊपर आ रहा है, लेकिन I3 जो करंट है वो अंदर जा रहा है। और ये जो लूप है, ये लूप का छोटा सा एलिमेंट मान के चलते हैं DL बार। और यहाँ पर इस पोजीशन पर समझ लीजिए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B बार और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इतना डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है CET के लिए। एम्पियर सर्किट लॉ बता दूं मैं, ये जो लूप है, इस लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मिल सकती है B बार डॉट DL बार इज इक्वल टू, और ओवर लूप किया हम लोगों ने क्योंकि क्लोज कराना था, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। लेकिन करंट में आपको लिखना है एनक्लोज्ड मतलब उस लूप के अंदर कितनी वायर्स है जिसमें से करंट पास हो रहा है, बस उन्हीं को कंसीडर करना है। एक एग्जांपल के तौर पर बात करें तो B बार डॉट DL बार, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट। अच्छा, आप जैसे यहाँ पर मेजॉरिटी जो करंट आ रहा है ये ऊपर आ रहा है, तो I1 I2 जो होगा करंट, तो मैं उसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो I1 प्लस I2। तो अगर आउटवर्ड जो करंट है ये अगर पॉजिटिव है तो इनवर्ड वाला करंट जो होगा वो निगेटिव मान के चले, तो यहाँ आ जाएगा -I3। तो कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, समझ लो। यहाँ पर 5 एम्पियर है, यहाँ पर 2 एम्पियर है, यहाँ पर 1 एम्पियर है और यहाँ पर 7 एम्पियर है। तो इंटीग्रेशन B बार डॉट B DL बार मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे निकालना है यहाँ पर, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लेफ्ट साइड का है। लेकिन राइट साइड में क्वेश्चन पूछा जाता है CET के लिए, तो राइट साइड वाला जो पार्ट होगा आप कैसे चूज कर सकते हो। तो यहाँ देखिए ये जो 7 एम्पियर है दैट इज़ आउटसाइड लूप, एक गॉस थ्योरम की तरह ये काम करेगा। तो ये जो है 7 एम्पियर ये बाहर है, तो इसको आपको नहीं लेना है। लेना क्या है, ये 5, ये 2 एम्पियर, मतलब 7 एम्पियर आप ले सकते हो बाहर के डायरेक्शन में, तो प्लस उसको ले लेता हो और 1 एम्पियर मैं नीचे डाल देता हूँ, 1 एम्पियर को अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पर माइनस साइन में आ जाता। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स 6। ठीक है, ये आ गया एम्पियर्स लॉ। इसके दो एप्लीकेशंस है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट अ सोलेनॉइड्स इक्वेशन। तो यहाँ अलोंग द एक्सिस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी वो मिलेगी म्यू नॉट NI, सोलेनॉइड का फॉर्मूला है। लेकिन n के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब मान लो कि इसमें 1000 टर्न्स है, तो आपका कैपिटल N 1000 मिल गया। मान लीजिए इसकी लेंथ जो है 1 मीटर है, या फिर चलो 10 मीटर में, फिलहाल के लिए मैं 10 मीटर कंसिडर कर लेता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। तो आपका जो स्मॉल n आएगा वो 1000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 100। तो आपको कैलकुलेशन करते समय 100,000 नहीं लेना है, आपको लेना है 100। तो ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से आता है। लेकिन अगर एंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड के लिए आपको लिखना है 1/2 और बाकी जो होगा म्यू नॉट NI एज इट इज़ आपको लिख के रखना है। इस फॉर्मूले का भी आपका इस्तेमाल करना होता है और इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस पर भी क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो मैं बात करूँगा, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आता है टोरॉइड। टोरॉइड में सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि समझ लो कि ये रेडियस R1 है, समझ लो ये रेडियस R2 है।
तो इस सेंटर से ये जो टोरॉइड वाला यहाँ इसका सेंटर जो मिल रहा है वो R है। तो R कैन बी इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। आपको कैलकुलेशन करते समय R ही लेना है, स्मॉल r लेना है, लेकिन इनर और आउटर रेडियस जो होगा उनका एवरेज निकालना है यहाँ पर। और मैग्नेटिक फील्ड इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग, इस ब्लू डॉटेड लाइन के अलॉन्ग जो आपको